नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि नक्शे में अगर कोई प्लाट है या कोई खेत है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, कैसे पता करें कि वो कितना बिस्सा है, कितना बीघा है या कितना एकड़ है। तो आज हम लोग केवल डायरेक्ट ये सीखेंगे कि किसी भी प्लाट का क्षेत्रफल हम कैसे निकालें। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो नक्शे में चिन्ह बने होते हैं, जैसे कुएं का चिन्ह कैसा होता है, ट्यूबवेल का चिन्ह कैसा होता है, नहर का, बगीचा का, है ना, आबादी का, मतलब इन सब चीज़ों का चिन्ह सीखेंगे। और फिर जो ज़मीन का, जैसे मान लीजिए 144 नंबर की ज़मीन है और इसका ये जो मेड़ है, यानी ये इसकी जो चौहद्दी है, मान लो समाप्त हो गई है, लेकिन इसका रकबा तो पता है, इसका नंबर भी पता है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है ये नहीं पता है। तो उसमें एक सीमा चिन्ह होता है, कोई पत्थर गड़ा होता है या नहर होती है या सड़क होता है। तो वहाँ से कैसे हम पता कर पाएँ कि कितनी दूरी के बाद फला नंबर का प्लाट शुरू होता है। जैसे मान लो 144 नंबर का प्लाट है और ये पता नहीं है कि कहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ पर कहीं कोई चिन्ह होगा, जैसे कि कोई नहर होगी या कोई पीपल का पेड़ होगा, इस तरह से। तो वहाँ से नाप करके हम चेक कर पाएंगे। तो ये सब डिटेल में हम अगले वीडियो में सीखेंगे। आज केवल ये सीखेंगे कि हम क्षेत्रफल कैसे निकालें, मतलब रकबा कैसे पता करें। तो आज हम लोग देखेंगे, ये जो हमारे सामने एक छोटा सा प्लाट है 144 नंबर का, ये बहुत छोटा प्लाट है। ये कितने बिस्से का है या कितने एकड़ का है, आप लोग एकड़ समझिए, क्योंकि बिस्सा और बीघा अलग माप है। तो आप लोग क्या करेंगे, कितना बिस्सा है, कितना बीघा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी माप करेंगे। तो चलिए मैं एक अलग से पेज ले लेता हूँ और इसको लिखता हूँ कि ये कितना, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसको मैं एक कॉपी पर उतार करके और फिर हल करता हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है जैसे मैं करने जा रहा हूँ, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं इसी को मतलब एक कॉपी में रफली बना लेता हूँ, इसी प्लाट को। तो मैंने बनाया इस तरह, जैसे बना हुआ है लगभग उसी तरह का आकार होना चाहिए। ये इस तरह का प्लाट है लगभग। अब इसमें ये जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है वो कितनी है, तो इसकी लंबाई को हम जरीब से नापते हैं। पिछले दिनों हमने गुनिया के बारे में बताया था कि नीचे वाले को हम लट्ठा मानते हैं और ऊपर वाले को जरीब। तो हम जरीब से नापते हैं, तो यहाँ नहीं नापेंगे, हम किस में नापेंगे, हम नापेंगे उसमें जो नक्शे में हमारा प्लाट है। तो चलिए ये नापते हैं, बिल्कुल लंबाई को नाप लीजिए। तो नापने के बाद गिनिए, 1 2 3, उसके बाद छोटा छोटा जो खाना है 1 2 3। तो जो छोटा खाना होता है वो एक खाना 20 कड़ी का होता है और ये बड़ा वाला एक जरीब का। तो 1 2 3 जरीब और 3 खाना, 3 खाना का मतलब 20 तिहाई 60। तो ये सीधा सीधा हो गया 3 जरीब और 60 कड़ी, 3 जरीब 60 कड़ी। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3.6 जरीब। अब आप सोच रहे होंगे कि 3.6 जरीब कैसे लिख दिया, क्योंकि एक जरीब में 100 कड़ी होता है। तो जिसका भी मान 1 = 100 होता है, आप उसके आगे डायरेक्ट उस अंक को लिख सकते हो। जैसे यहाँ 60 कड़ी है तो 0.6 लिख दोगे तो ये 60 माना ही जाएगा, ठीक। तो 3.6 जरीब हो गया इसकी लंबाई। अब इसकी इधर वाली चौड़ाई गिनते हैं ये। तो 1 जरीब, देखो यहाँ तक 1 जरीब है, उसके बाद 1 2, इसका मतलब कि 20 20 40। फिर से देखिए, 1 जरीब नहीं, एक ही है, यानी 1 जरीब और 1, मतलब एक खाना का मतलब 20 कड़ी। तो क्या हो जाएगा, 1 1.20 का मतलब 2। तो 1.2 जरीब हो गया। अब नीचे वाला, यानी यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई गिनिए, 1 2 3
और एक कड़ी और आगे जा रहा है। इसका मतलब कि ये भी है 3.2 जरीब। अब फिर सामने वाली लंबाई गिनिए, ये यहाँ से नीचे, तो ये आपका आएगा 1 2 और एक, मतलब एक खाना और, मतलब 20 कड़ी और, तो कितना हो जाएगा 2 तो ये एक खाने से थोड़ा कम लग रहा है, ठीक है। तो एक खाने से कम को चलिए आधा खाना मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2.1। एक कैसे, अगर 2.2 कर देंगे तो 20 कड़ी हो जाएगा ना, 20 से आधा ही है तो 10 कड़ी। तो इस तरह से इसकी चारों तरफ की लंबाई आ गई। अब आप जानते हैं कि जब एक चतुर्भुज होता है और जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग हों तो उसका क्षेत्रफल एग्जैक्ट नहीं निकल पाता। उसका क्षेत्रफल एग्जैक्ट यानी कि बिल्कुल 100% सही निकालने के लिए उसका एक विकर्ण भी निकाल लीजिए। जब आप विकर्ण निकाल लेंगे तो फिर वो विकर्ण उस चतुर्भुज को 2 भागों में बांट देगा त्रिभुज के रूप में, और फिर दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ दीजिए तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है। ये हमने आपको सिखाया है। तो हम ऐसा ही करेंगे कि इसका एक विकर्ण निकालेंगे, यानी यहाँ से यहाँ के बीच कितनी दूरी है, तो यहाँ पे रख दीजिए गुनिया और इस कोने से मिला दीजिए, ठीक है। अब इसको गिनिए तो कितना आएगा 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 खाना और, इसका मतलब 3 खाना का मतलब 20 तिहाई 60, यानी कि 3 जरीब 60 कड़ी। तो ये जो विकर्ण आया इसका, ये विकर्ण ये आया 3 जरीब 60 कड़ी, यानी कि 3.6 जरीब। अब ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आप सोच रहे होंगे कि इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हो सकती हैं और ये तीसरी भुजा छोटी है। अब यही भुजा इस त्रिभुज में भी है, तो ये भुजा देखो बड़ी है इन दोनों से, है ना। और त्रिभुज की एक विशेषता होती है कि 2 छोटी भुजाओं का योग हमेशा बड़ी भुजा से ज़्यादा आना चाहिए। तो देखो जो पहला त्रिभुज है उसकी 2 छोटी भुजाएं कितनी हैं, 3 1 4.4, 4.4 आ रहा है छोटी भुजाओं का योग, बड़ी भुजा 3.6 है, तो उससे ज़्यादा आ रहा है ना। इसका मतलब कि ये त्रिभुज बिल्कुल सही है। अगर मान लो इन छोटी भुजाओं को जोड़ने पर 3.6 से कम आता तब ये त्रिभुज काल्पनिक था, तब ये त्रिभुज बन ही नहीं सकता था, तब गलत था। तो हमेशा 2 छोटी भुजाओं का योग बड़ी से ज़्यादा होना चाहिए। अब यही हाल इसमें भी है, 3.6 और 2.1 को जोड़ेंगे तो इससे ज़्यादा होगा, चूँकि यहाँ दोनों बराबर है तो कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले का मामला हल करते हैं। जब पहले का हल करेंगे तो इसमें 1.2 धन 1.2 धन 3.2 धन 3.6 सबको जोड़कर 2 का भाग कर देंगे तो ये अर्ध परिमाप यानी कि यस का मान आ जाएगा। तो जब आप जोड़ेंगे तो सीधा सीधा ऊपर आएगा 8 और नीचे 2, तो 8 में 2 का भाग करेंगे 4। इसका मतलब कि पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप आया 4 जरीब। अब परिमाप कितना होगा 8 जरीब, 8 का आधा 4, 6 2 8 2 10, 3 3 6 1 7 1 8। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल जब आपको निकालना है तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो अर्ध परिमाप आया है उसका गुणा करेंगे इन भुजाओं में घटाकर। तो 4 को 1.2 में घटाएंगे तो कितना आएगा 2.8, फिर 4 से 3.2 को घटाएंगे तो आएगा 0.8, फिर 4 में 3.6 घटाएंगे तो आएगा 0.4, है ना। और फिर क्या करेंगे इन सब का गुणा कर देंगे, तो जब गुणा करेंगे तो आएगा 3.584, 3.584, पॉइंट के बाद और भी कुछ आएगा, हमने 3 ही अंक लिया है, 3.584। अब 3.584 का वर्गमूल निकालिए, क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह है। तो जब वर्गमूल निकालेंगे, अब ये वर्गमूल का चिन्ह नहीं लगेगा,
जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 1.8931। ये क्या आया? वर्ग जरीब। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 1.8931 वर्ग जरीब। दूसरे का मामला क्या है? दूसरे में भी इन सबको जोड़िए। 3.6 धन 2.1 धन 3.6 और उसके बाद 2 का कर दीजिए भाग। तो सबको जो जोड़ेंगे तो आएगा 9.3 बटे 2। 9.3 में 2 का भाग करेंगे तो 4.65। ये आया अर्ध परिमाप। अब आपको क्या करना है? जो आपने पहले त्रिभुज के लिए अप्लाई किया है वही दूसरे त्रिभुज के लिए भी 4.65 गुणित बारी बारी से इन भुजाओं को घटाइए। तो 4.65 में 3.6, 2.1 और फिर 3.6 को घटाएंगे तो आएगा 1.05। फिर 2.1 घटाएंगे तो आएगा 2.55। फिर 3.6 घटाएंगे तो 1.05 और लास्ट में गुणा कर दीजिए सबका। तो गुणा करने पर आएगा 13.0728। 13.0728। ये मैंने गुणा पहले से ही कर लिया है, आपको कैलकुलेटर में गुणा करना है तो ये आएगा। अब 13 का वर्गमूल निकाल दीजिए पॉइंट के साथ जो लगा हुआ है तो आएगा, फिर से मैंने लिख दिया, ये नहीं चिन्ह लगाना है, गलती हो गई। ये वर्गमूल का चिन्ह है। जब आप वर्गमूल का चिन्ह मतलब हट जाएगा ना जब आप वर्गमूल निकाल देंगे तो 13.0728 का वर्गमूल होगा 3.6156 और ये क्या आएगा? वर्ग जरीब। अब पूरा क्षेत्रफल का मतलब पूरे प्लाट का क्षेत्रफल। तो इसको जोड़िए और इसको जोड़िए। 1.8931 धन 3.6156 जोड़ दीजिए तो ये आ गया 5.5087 वर्ग जरीब। इतना इसका क्षेत्रफल आया, 5.5 वर्ग जरीब। अब आपको ये पता करना है कि ये खेत कितने एकड़ का है। तो आप जानते हैं कि जो एकड़ होता है वो 1 एकड़ की माप जो होती है वो होती है 10 वर्ग जरीब। 10 वर्ग जरीब। तो ये तो 5.5 वर्ग ही जरीब है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो आधा एकड़ से थोड़ा ज़्यादा है ना। अब मान लो अगर आपको इसे बिस्सा में निकालना है तो आप क्या करेंगे? अब आप जानते हैं कि एक बिस्सा की जो माप होती है यूपी में वो होती है 0.3125 वर्ग जरीब, है ना। तो इसका मतलब कि 5.5087 में अगर आप 0.3125 का भाग कर देंगे तो आएगा 17.62 और ये क्या होगा? बिस्वा। यानी 1 बीघा से कम है। 1 बीघा से कम है लेकिन 17.62 बिस्सा है, यानी कि 17.5 बिस्सा है। 1 एकड़ में 32 बिस्सा होता है, आप जानते हैं। और 1 एकड़ में 1.6 बीघा होता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने एक प्लाट का क्षेत्रफल निकाला। अब आप समझ गए होंगे आपको सभी प्लाटों का क्षेत्रफल ऐसे ही विकर्ण लेकर के निकालना है। अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि चिन्ह का प्रयोग जहाँ पे हुआ है उसका मतलब क्या होता है और फिर सीमा का निर्धारण कैसे होता है, और अगर किसी का प्लाट नहीं दिख रहा है, मिस हो गया है, तो हम उसे कैसे पता करें कि वो किस जगह पर है। तो ये सब अगले वीडियो में डिटेल से हम लोग सीखेंगे।